के अंदर भी पिछले 48 घंटों के दौरान सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है। और ये सियासत जो तेज हो रही थी ये तालीम को मामले को लेकर है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सामने आई थी और कल बड़ी अफवाहें ये चल रही थी कि मरकजी हुकूमत जो है वो चाइनीज लैंग्वेज सीखने पर पाबंदी आयद कर सकती है, इस तरीके की खबरें आ रही थी। दरअसल खबर उसके साथ एक और भी जुड़ी हुई थी कि जो एमओयूज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या सरकारी यूनिवर्सिटियां करती हैं चाइना के किसी भी इदारे के साथ, उस पर नजर रखी जाएगी। तो एक दोनों मामलों पर जो है वो वजाहत आ चुकी है। अवलन जहां तक तालीम को हासिल करने वाला मामला है तो उसमें यह कहा गया कि जितने भी इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, हायर एजुकेशन या हायर सेकेंडरी या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तक के प्रोग्रामों की बात हो, जब भी आप किसी फॉरेन टाई अप पे जाएंगे तो आपने सरकार के कायदे पर अमल करना होगा। यानी जो रहनुमा खतूत सरकार ने तहरीर किए हैं स्पेशली विज़ावी चाइना, उसको आपने फॉलो करना होगा। अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप एमओयू साइन कर सकते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर कर दी। दूसरी बात जो कल मरकजी वजीर साहब की तरफ से क्लियर कर दिया गया है उसमें यह कहा गया कि सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हाशिए में भी कहीं पर इस बात का नहीं लिखा है कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने पर कोई पाबंदी है या फॉरेन लैंग्वेज सीखने के दौरान चाइनीज पर कोई पाबंदी है, बल्कि यह कहा गया कि 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी कर दीजिए, बच्चा सीखे। एक तो अपनी रीजनल लैंग्वेज वो सीखे जिसमें उसे पढ़ाया जाएगा, दूसरा एक फॉरेन ऑप्शनल के तौर पर एक फॉरेन लैंग्वेज भी दी जाए ताकि और सोफिस्टिकेटेड और कमांड जो है वो उसको मिले। उसमें अगर वो चाइनीज भी सीखना चाहता है, पर्शियन सीखना चाहता है, जो भी लैंग्वेज वो सीखना चाहता है, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं होगी। तो ये जो कल से अफवाहें चल रही थी इस पर जो है वो सफाई दे दी है जनाब मरकजी वजीर की तरफ से, और काफी अच्छी राहत की खबर भी है क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब तालीम के मामले पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, लेकिन 2 चीजें क्लियर हो गई। एमओयू साइन करेंगे तो एक गाइडलाइन है, अगर आप लैंग्वेज सीखेंगे, जुबान को सीखना चाहते हैं तो वहां पर पाबंदी आपको नहीं है। अब जरा होश गोश के साथ खबर को सुनेंगे आप। क्यों? अब जो खबर है जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती है और जब हम जम्मू कश्मीर की बात आपके सामने रखेंगे तो मुल्की सतह की सूरत हाल भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। मुल्की सतह की सूरत हाल बताने से कबल आपको जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल बताएंगे और यह खबर मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्टली इफेक्ट और असर जो है अपने इलाके के अंदर आप देखेंगे। आसिफ आपको बड़ी खबर बताएंगे। बिल्कुल, दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस का आना बदस्तूर जारी है और आज 18 लाख तक कोरोना मुतासरीन की तादाद पहुंची है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोविड-19 का कहर, और इस कहर ने अब तक 21,000 लोगों की जहां पर जिन्हें मुतासिर किया है, लेकिन अब रोजाना 9 से 10 अमवात हो रही हैं। ये हम वो आंकड़े बता रहे हैं जो डेली हमारे सामने आ रहे 24 घंटों के दौरान 9 अमवात रोजाना हो रही है और मुस्बत मामलों की जो तस्दीक हो रही है, और पिछले एक हफ्ते से मुसलसल 400 के पार फिगर्स पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, दोनों सूबे। और इनमें बड़ी चीज ये भी है, जम्मू सूबे के अंदर जहां पर बहुत कम केसेस थे वहां पर भी पिछले एक हफ्ते से मुसलसल 100 और 140 के बीच में केसेस सामने आने लगे हैं। 400 प्लस केसेस डेली और 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर भी 9 से 10 अमवात रोजाना होने लगी है। और जुलाई के महीने में अब तक जो हमारे सामने आंकड़े हैं, अब तक 270 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं सिर्फ जुलाई के 30 से 31 दिनों के अंदर। और इसमें एक और तशवीश वाली बात यह है कि श्रीनगर जिला, जो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के उन डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 4000 से ज्यादा केसेस हैं, लेकिन इन 4000 में सबसे ज्यादा केसेस जुलाई के महीने में रिकॉर्ड किए गए हैं। एक और बुरी खबर यह भी कि 63.37 तक जो रिकवरी रेशियो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंची थी वो गिरकर वापस 56 से 57 और 58 तक जा पहुंची है। बार बार 53 और 58 के बीच में घूम रही है। पॉजिटिव केसेस तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस साल जो 30 जून तक हमारे सामने फिगर्स थे, 30 जून 2020 तक जो केसेस सामने आए थे श्रीनगर जिले के अंदर वो 938 थे। और आज जब हम 3 अगस्त को आपके सामने अपडेट कर रहे हैं तो 4700 से ज्यादा केसेस यही श्रीनगर जिला इस वक्त जहां पर रिपोर्ट हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा अमवात सिर्फ श्रीनगर जिले के अंदर इशफाक हो चुके हैं। जहां तक हम इस बड़ी खबर को आपको बता रहे हैं, अगर जुलाई के आंकड़ों को आप देखेंगे तो 2,72,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल कलेक्शन के लिए लिए गए थे और उसमें तकरीबन 7,800 से ज्यादा सैंपल जो है वो हर दिन टेस्टिंग के लिए गए और 400 से ज्यादा लोग जो है वो पॉजिटिव भी आ रहे हैं, जो आसिफ आपको बता रहे थे। तो सिचुएशन अलार्मिंग है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं,
गैर सरकारी तौर पर और जो दीगर रजाकार इदारे हैं वो मरने वालों की शरह को इससे ऊपर ले जा रहे हैं और उनका मानना है कि जनाब ये तो सरकारी फिगर्स है जो आप देख रहे हैं, लेकिन गैर सरकारी तौर पर सूरत हाल जो है वो और भी संगीन है। 12 से 14 तक भी उनका फिगर जो है वो जा रहा है और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो ट्रेस आउट ही नहीं हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब ये सिर्फ क्या शहर की सूरत हाल है या सभी अजला की सूरत हाल यही है? तो शहर के अंदर तो बड़ा कहर इसका है ही, दूर दराज इलाके जहां पर ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम ही नहीं है, करना, केरन, टीटवाल के अंदर भी कोविड-19 के केसेस अब आना शुरू हो गए हैं, जो इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त इस वक्त रियासत के सामने है। छोटी सी रियासत है और छोटी सी रियासत के अंदर जिस तरीके से केसेस लगातार आ रहे हैं, जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ये इंतहाई अहम ये जो मामला है ये बहुत ही खतरनाक है और इसमें शरई अमवात भी बढ़ रहा है और जहां तक हम बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहे थे वो बिल्कुल भी पिछले 1 महीने के दौरान नजर नहीं आ रहे हैं। रियाज अंतु साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर रियाज अंतु जी, बहुत शुक्रिया रियाज साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो हम जो फिगर्स बता रहे हैं अपने नाजरीन को, पिछले 25 से 30 दिन काफी खराब दिन गुजरे वादी कश्मीर के लिए, बिलखुसूस ज्यादा अमवात सिर्फ श्रीनगर के अंदर हुई है। क्या किसी हद तक आसार नजर आते हैं? आपकी रिसर्च में, आपकी तहकीक क्या कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये फिगर्स आने वाले 1-2 महीनों के अंदर नीचे आएंगे? जिस तरीके से इस वक्त कोरोना फैल रहा है जी, उससे थोड़ा इस बात का खतरा लाहक है कि आने वाले दिनों में केसेस कुछ बढ़ सकते हैं। तो इसके पीछे जो वजूहात हैं, 2 अहम चीजें हैं। एक तो जब भी लॉकडाउन के बाद अनलॉक करते हैं तो थोड़ा इसमें फर्क आ जाता है। उसके बाद चूंकि लोगों ने लॉकडाउन में कुछ कॉपरेट किया था जिसके कुछ मुस्बत नतीजे बरामद हुए थे पहले, लेकिन अब की बार जो लॉकडाउन है वो उतना असरअंदाज अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अगर लॉकडाउन सख्ती से होगा और लोग एहतियाती तदाबीर पर अच्छी तरह अमलावरी करेंगे, जिसमें कि सबसे अहम जो हमने अभी तक मरीज दाखिल किए इस हॉस्पिटल में 900 से ज्यादा मरीज, तो जो हम एक थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं कि बहुत अहम किस चीज का रोल रहा है इन्फेक्शन फैलने में, तो सबसे अहम है बिना मास्क के चलना। तो ये हमारे कुछ नतीजे आए सामने जिसमें हमने पेशेंट से इंटरेक्शन करके ये क्लियर रिजल्ट निकाला हुआ है कि बहुत ज्यादा लोग जो मुतासर हुए हैं वो ये हैं कि जहां मास्क का इस्तेमाल कम है। तो यानी अगर एहतियाती तदाबीर में मास्क का इस्तेमाल सख्ती से उस पर सख्ती से अमलावरी की जाए और हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की जाए तो ये फिगर रुक सकती है। और अगर 6 हफ्ते तक बहुत सख्ती से इस पर अमलावरी होगी तो उम्मीद है कि कोरोना को अच्छी तरह कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर रियाज साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि अब नौजवान इसकी लपेट में आ रहे हैं और हर दिन हम जहां ये देख रहे हैं कि नौजवानों की कसीर तादाद अस्पताल के बेडों पर आ रही है, जिन्हें शायद इस बात का गुमान था कि जवान है, वायरस ज्यादा नहीं असर करेगा, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रेंड अब कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो कितना अलार्मिंग ये है। और आप कह रहे हैं कि जनाब अभी तकरीबन 1.5 महीने तक अगर इस पर हमने सख्ती के साथ कारबंद नहीं रहे तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। देखिए, ऐसा है, तासुर ये था लोगों में कि नौजवान तबका इसकी इज्जत में कम आएगा और सिर्फ ये इफेक्ट करेगा एल्डरली पॉपुलेशन को। तो वो चीजों को देखकर नौजवान तबके ने मास्क का इस्तेमाल कम किया बजाय एल्डरली तबके ने, और एल्डरली तबका दिन ब दिन कोशिश ये कर रहा है कि वो घरों में ही महदूद रहें। तो जो एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है वो नौजवान तबके में ही हो रहा है। वो एक तो वो वजह है। दूसरा, इस्तेमाल मास्क का कम इस्तेमाल। तो लेकिन ये एक बात वाज़ेह करना चाहूंगा कि डिजीज जो है, मुहलिक बीमारी जो है, जो कोरोना वायरस से होती है, वो किसी भी इंसान में जानलेवा हो सकती है। इसमें कोई ये नहीं। हाँ, ये बात लाजमी है कि जिनमें कोई मॉर्बिडिटी होती है उनमें खतरा ज्यादा लाहक है। बाकी कोई इंसान इसमें इम्यून नहीं है और किसी का भी इम्यून मैकेनिज्म ये सब इंसानों में मुख्तलिफ होता है। किस इंसान के इम्यून मैकेनिज्म में ये मुहलिक हो सकती है और किसका इम्यून मैकेनिज्म इसको
प्रोटेक्ट करने में कामयाब होगा, ये कबल अज़ वक्त कहना मुश्किल है। इसलिए एहतियाती तदाबीर छोटे से लेके बुजुर्ग तक सबके लिए एक ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज अंतु साहब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुअल्लिजीन लगातार बता रहे हैं कि जनाब घर बैठिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जनाब घर बैठेंगे तो खाएंगे क्या, अपनी एक परेशानी उनके लिए भी और जेन्युइन इशू भी है। हमारे साथ श्रीनगर ब्यूरो चलते हैं, जहां से हमारे साथ सईद फारूकी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि खबर यह है कि 5 अगस्त की आमद से कबल श्रीनगर के अंदर भी सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा सख्त कर दी गई है, बंदिशें कर दी गई हैं। और बंदिशों के बीच जो खबर हमने आपको बताई कि सिर्फ जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो हर दिन 400 से ज्यादा पेशेंट और हर दिन 9 से 10 लोगों की मौत, एक अलार्मिंग ट्रेंड इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ। दोनों हमारे रिपोर्टर ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सईद ये बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है, बंदिशें दोबारा आयद कर दी गई हैं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब बंदिशें तो अपनी जगह, अगर आप घर नहीं बैठे तो आने वाले 1-1.5 हफ्ते में और ज्यादा परेशानी होगी एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए इशफाक, शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, दिन ब दिन अब तादाद बढ़ रही है और काफी ज्यादा बढ़ रही है। जिस तरह आपने खुद कहा कि अमवातें अब हो रही है और कई ऐसे, जैसे आसिफ कह रहे थे कि कई ऐसे भी तादाद है जो फिगर आउट नहीं हो रही है, जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आ रही है, ऐसी भी अमवातें हो रही है जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अभी जो लॉकडाउन की आप बात करें, डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि अगर 6 हफ्ते का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो सकता है तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को रोक सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की डिमांड भी ऐसी रही है कि सरकार को स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करना चाहिए। और जिस तरह पिछले अगस्त की हम बात करें, 5 के बाद जो सूरत हाल बनी, जिस तरह बंद किया गया था, अगर उसी तरह लॉकडाउन यहाँ पे रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन के नाम पे वायलेशन भी काफी ज्यादा हो रही है। अभी ईद के 2 दिन कुर्बानी के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि वो निकल सकते हैं कुर्बानी का मीट बांटने के लिए, मगर आज से जिस तरह की खबरें हैं कि अब कंप्लीट लॉकडाउन होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने कहा कि आज से बंद होगा, मगर उस तरह का बंद नहीं देखने को। अब निजी ट्रांसपोर्ट जहां पे चलेगा, जहां पे गाड़ियां सड़कों पे होगी, लोग भी मूवमेंट करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तो उसको हम लॉकडाउन नहीं कह सकते। लोगों की काफी ज्यादा डिमांड है, फोन कॉल्स आ रही है, यानी खानापुरी के लिए डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो है वो लॉकडाउन के ऑर्डर निकाल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो चलो ये जरा फटाफट से बताइएगा, जिस तरीके का रिकवरी रेट हमारे पास तकरीबन 63% दिख रहा था और मुझे ये उम्मीद थी यहां दिल्ली बैठे कि शायद आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगा और सिचुएशन कंट्रोल होगी। अब वो गिरकर हमारे जो रिकॉर्ड बता रहा है दैट इज 58%, ये बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। और जो ट्रेंड हमें बताया जा रहा है वो ये है कि आने वाले 2-3 दिनों में ये और ज्यादा नीचे आएगा, क्योंकि रिकवरी रेट नहीं बढ़ पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मुअल्लिजीन डॉक्टर साहिबान भी अब डायरेक्टली इसका शिकार हो रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट वो पीपी किट्स भी लगा रहे हैं, एहतियाती तदाबीर भी उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हॉटस्पॉट के अंदर काम करने की वजह से वो भी खुद उस ऑक्सीजन के मोहताज होते हैं जो वो दूसरे को लगाने के लिए आ रहे थे। की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको 1 महीने का मुशाहिदा होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हुई, और आज ही जो है पॉलिटिकल फोरम का एक बहुत बड़ा कदावर लीडर गुलाम हसन डार रावलपुर अवानबल जो था जम्मू कश्मीर से पार्टी के सरबराह, उनका इंतकाल हुआ। इस तरह से जब हम रिकवरी रेट की बात करें तो 13,000 के आसपास हमारे रिकवरी रेट थे जो बिल्कुल सेहतयाब होकर घर चले गए थे। लेकिन उसके बाद जब बीते दिनों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं केस ऑफिसर, कहीं ना कहीं कोई हेल्थ वॉरियर, डॉक्टर, पॉलिटिशियन और आम लोग जो हैं, कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट लेडीज, कमीशन बच्चे, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो कहीं ना कहीं इस बात का इंदिया देता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह से रियाज अंतु साहब बता रहे थे कि हमने पासो लिहाज नहीं रखा उन रहनुमा उसूलों को जो कि जम्मू कश्मीर सरकार ने हमारे लिए गाइडलाइन के तौर पर आगे रखे थे। लेकिन उसके बाद गवर्नर साहब जब आप घर से निकलते हैं तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ एहलकार को वापस आपको जाने के से पहले आपको ये सोचना होगा कि वो आप किस सिलसिले में जाते हैं। और जिला तरक्याती कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर्स का जो इसमें कंसर्न रहा, चूंकि लेबर क्लास हमारा बड़ी तादाद में बाहर से इधर आया और उसके बाद इनके भट्ठों पर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में सीमेंट की फैक्ट्री में जो काम करने वाले लेबर थे, उनकी वापसी के बाद एक तो डेथ रेट भी बढ़ गई, दूसरा कोविड-19 केसेस भी बढ़ गए। जहां हमने एक तरफ छूट दे दी, दूसरी तरफ हमने लोगों को आने की दावत दे दी और दूसरी तरफ लॉकडाउन किया। यानी जिस तरह से रूप साहब बता रहे थे, इस लॉकडाउन को अगर हम पहले मरहले की तरफ देखेंगे, मुझे लगता है आज
आम आदमी की, आम शख्स की कोई गलती नहीं है, जितनी मुझे लगता है कि इसको हल्के से लेने की कोशिश कई एक मामला को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने उठाया। अगर संजीदगी होती तो मुझे लगता है कि इस वक्त शहर श्रीनगर की सड़कों पर अभी भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर और जाती ट्रांसपोर्ट जो है वो दौड़ता नजर नहीं आता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद इकबाल चौधरी साहब जो कि जिन्हें भी गाइडलाइन जो है कहीं ना कहीं सलाह मशवरा कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है, शहर में काफी और भी मुश्किलातों के अंबार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और ज्यादा सीरियसली लेना होगा और इस तरह से इसको रोका जा सकता है, वरना 400 का हिस्सा हमने पार अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है तजम्मुल, हम देखते हैं कि जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो तुरंत से हमें क्लॉक टावर दिखाया जाता है जी, घंटाघर का दिखाया जाता है जहां पर सीलिंग होती है, बताया जाता है देखिए जनाब कंप्लीट लॉकडाउन है। जब उससे सिर्फ 15 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर आप डलगेट के आसपास के एरिया को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हर दिन यौम अरफा है वहां पर। मेरा कल ही वहां से इत्तेफाक से जाना हुआ डाउनटाउन के बाद, जब मैं कहीं ना कहीं उस एरिया की तरफ सोनवार की तरफ बढ़ा, गुपकार आने से पहले आपको बैरिकेड होगा। इसका मतलब है कि इसके बाद आपको इजाजत नहीं है। खुदा जाने पॉलिटिशियंस की सेहत कैसी है अंदर और किस तरह से वहां पर ये बैरिकेड्स लगाए गए। 5 अगस्त की है, लेकिन जब आप मुनव्वर आबाद से आएंगे, दूसरे रास्ते से आएंगे, नावपोरा से आएंगे, जब आप डल की तरफ एंट्री करेंगे तो लगेगा कि वाकई जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमारी दूसरी तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं, वो तस्वीरें जो है कोविड-19 के पेशेंट, मरीज और इसमें इफेक्टेड लोग जो है कहीं पर नजर नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि एक बार फिर बहुत सारे एरियाज हैं जो आपने घंटाघर लाल चौक का जिक्र किया, वहां पे बैरिकेड्स और 7 से 18 पुलिस एहलकार वहां पर तैनात किए गए। बाकी बटमालू और उसके बाद इंटरनल एरियाज जो है गोनी खान, महाराजा बाजार, सरायबाला, जवाहर नगर, राजबाग, इस एरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको रेडी वाला भी दिखेगा, आपको शॉपकीपर भी खुली शॉप लेकर वहां पर बैठा है। कहीं ना कहीं इस चीजों को मुझे लगता है कि बड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है कि एरियाज को हम बहुत ज्यादा सख्त लॉकडाउन करें। एक चीज और भी बताइएगा कि लॉकडाउन सख्ती से इंप्लीमेंट है, गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जो हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के, जहां पर कुछ हिस्सों के अंदर मूवमेंट रही है। लेकिन क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि लॉकडाउन ही एक ऑप्शन है, जहां पर केसेस तो रुक नहीं रहे, बहुत कम मूवमेंट कुछ दिनों तक हुई, बावजूद उसके केसेस, तो ऐसे में पाबंदियां और भी बढ़ाई जा सकती हैं, 5 अगस्त के बाद और भी इसी तरीके से बंदिशें जारी रखी जा सकती हैं। देखिए आसिफ, जहां आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, जहां डॉक्टर्स जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो आपको राय दे रहे हैं कि लॉकडाउन मुकम्मल होगा तो हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं, और दूसरा कि जो भी घर से आप इमरजेंसी के तौर निकल सकता है, जिसको मजबूरी है, अगर वो मास्क पहनेगा या सैनिटाइजर हाथ में रखेगा तो शायद हम बच सकते हैं। देखिए मास्क के नाम पे तो मजाक ही हो रहा है। अब जहां पे आप फाइन की बात कर रहे हो, आप 100 रुपया फाइन करोगे, 50 रुपया फाइन करोगे, 200 रुपया फाइन करो, तो लोग इस चीज को इजी ले रहे हैं। और मैं वसूख के साथ कहूंगा कि लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कंप्लीटली। 2 दिन ईद की हमने देखा, हमारी भी मूवमेंट रही, हम भी इधर उधर गए, तो ज्यादातर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और जब अगर किसी से पूछोगे तो वो बोल रहे कि इससे और ज्यादा बीमारियां होती हैं। मेडिकल एक्सपर्ट कह रहे कि मास्क पहनने से आपको और भी परेशानी होगी, ये भी आप लोगों की राय है। देखिए लॉकडाउन के बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, आप किसी को घर से बाहर नहीं, मोहल्ले में आप तारबंदी करो, जैसे तजुमुल अभी कह रहे थे कि आपको डलगेट एरिया में या डाउनटाउन के अंदरूनी एरिया में आपको अच्छे खासे मूवमेंट वहां पे दिख रही है। ऐसी सूरत हाल सिविल लाइन्स एरिया की है, यही सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट की है जहां पे कुछ नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आप 1 किलोमीटर बंद करोगे, जो विसिनिटीज एरियाज है वहां के, वहां तो सब कुछ खुला हुआ है। तो इस चीज से रोकने वाला ये नहीं है, जिस तरह डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बार बार अगर 6 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। पहले लॉकडाउन के बीच में अगर हम देखें ना आसिफ, जो रिपोर्ट हमारे सामने थी, हम काफी कंट्रोल में थे पहले लॉकडाउन के बाद, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता से लॉकडाउन अनलॉक हुआ, लोगों की मूवमेंट चली गई, बाहर से यहाँ पे मजदूर आए, उसकी वजह से भी मामला हुआ, और उसके बाद अभी तादाद जो है वो बढ़ रही है। और आने वाले दिनों में आपके पास आएंगे, मैं फटाफट से यहाँ पर केसेस भी बता दूं जो 24 घंटों के अंदर सिचुएशन रही, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जुड़ी एक बड़ी खबर भी बताएंगे अपने नाजरीन को। पिछले 24 घंटों के दौरान जो बार बार जिक्र कर रहे थे कि 400 से ज्यादा केसेस पिछले एक हफ्ते से आ रहे हैं, तो 24 घंटों के दौरान एक बार फिर 444 नए मामले आए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो मामले वादी कश्मीर से एक बार फिर सामने आए। लेकिन बड़ी खबर इसमें यह भी है कि जम्मू सूबे के अंदर 200 का आंकड़ा इस बार पार हुआ है, और यह बहुत कम देखा गया है। पहले हम 140 और 100 के बीच में थे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हाईलाइट था, राजौरी था, उसमें रामबन था। लेकिन आज के जो नए केसेस हैं, 206 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जम्मू प्रोविंस से, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स की, खाली जम्मू एक जिले की बात नहीं है। और नई जो डेथ्स हुई हैं, जो सरकारी बुलेटिन है उसके हिसाब से 7 से 8 लोगों की मौत हुई है इन 24 से 36 घंटों के दौरान, और
करीब 400 ये फिगर्स पहुंचे। कुछ और डेथ्स की भी खबर आई है, 396 फिलहाल आंकड़ा है, लेकिन सरकारी सतह पर कुछ और की तस्दीक अभी नहीं हुई है। 396 फिलहाल सरकारी बुलेटिन के ये तो कोविड-19 का कहर है। और इस बीच एक छोटी सी बात वो हम आखिर में आपको दिखाएंगे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हाथ जोड़कर क्या दरख्वास्त करते हैं, वो जरा सुनिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ी देर में चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खीरे से सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर निशाना साधा है मरकजी हुकूमत पर। फुल ब्रेकिंग के साथ जरा चलाइएगा, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है। जी आसिफ। बिल्कुल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर जब 1 साल मुकम्मल होने जा रहा, फारूक अब्दुल्ला ने निशाना बनाया है मरकजी सरकार को। सरकार की तरफ से 370 तरक्की और जम्मू कश्मीर के अंदर नए दौर के आगाज की बात की थी, 370 हटाने की, उस पर फारूक अब्दुल्ला ने आज टिप्पणी की, उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और आज उनके मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब सरकार को निशाना बनाया, ये कहा कि तरक्की और बेरोजगारी का जो नारा था मरकज का, वो शराब साबित हुए हैं। और इसके साथ साथ जहां पर 1 साल यूटी का मुकम्मल हुआ है, ये बड़ी बात उन्होंने कही, लेकिन साथ ही इससे भी बड़ा मामला जो कश्मीरी पंडितों को वापस वादी बुलाने का सरकार का दावा था, उसे लेकर भी हुकूमत को हद तनकीद बनाते हुए कहा है कि कश्मीरी पंडितों की हिजरत के मामले में 90s में जो कुछ हुआ है, इस पूरे मामले पर अब तहकीकात का मुतालबा किया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। और यहां तक कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या साबिक जज जो हैं, वो इस पूरे मामले में जिम्मेदारी के साथ तहकीकात करे, सरकार इस पर आगे आए और कश्मीरी पंडितों को जो घरों से निकाला गया, हिजरत करने पर मजबूर किया गया, इसके पीछे की क्या कहानी है, उन तमाम लोगों को जो इस वक्त इक़्तिदार में थे। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान जी आया है, 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। एक बात जो सन 90 में कश्मीरी पंडितों की हिजरत को लेकर है, उस पर उन्होंने कहा कि स्टिंग या कोई फॉर्मर जज बैठे, वो तहकीक करे, रिपोर्ट सामने रखे, और जो इल्जाम कश्मीरियों पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर उन्हें वहां से निकाला है या एक सोची समझी साजिश के तहत उस वक्त के साबिक गवर्नर जनाब मनमोहन सिंह जगमोहन ने उन्हें वहां से निकाला था, यह कहकर कि 3 या 4 महीनों के अंदर सिचुएशन कंट्रोल में की जाएंगी और आप वापस घरों को लौटेंगे। तो इस पर एक बड़ा यू टर्न इन्होंने लिया कि मरकज से लेकर रियासती हुकूमतें हर बार यह तो दावा कर रही है कि बाज़ाबादकारी होगी, लेकिन बाज़ाबादकारी का नारा भी शराब साबित हुआ है। 370 के मामले पर फारूक अब्दुल्ला ने जुबान खोलते हुए कहा कि 370 को लेकर जिस तरीके का हंगामा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 2 दिन में हुआ है, उससे दरअसल मस्क हुई है जमहूरियत। और जिस तरीके से माहौल बनाया गया कि जम्मू कश्मीर के सभी मेन स्ट्रीम जमातें जो है वो इलाहिदगी पसंद है, वो दरअसल एक शराब था और ये एक हिडन एजेंडा था बीजेपी का, जिसे उन्होंने पूरा किया है। दरअसल वो नक्शा जो वो बहुत देर से देखना चाहते थे, उसे उन्होंने पाए तकमील तक पहुंचा। लेकिन सन 47 के नक्शे को जब भारत और पाकिस्तान के बीच 2 टुकड़े हुए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर ने एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के बावजूद भी भारत के साथ इलाहा किया था, उस इलाहा की दजियां जो है वो बिखेरी है मरकज के में बैठे बीजेपी ने। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट जी आया है कल रात देर गए, और इस बयान के आने के फौरन बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल का आना जो है वो शुरू हो गया है। कोशिश करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी का भी रिएक्शन इस पर लेंगे, लेकिन तब तक मैं जरा सीधे श्रीनगर चलता हूं, जहां से हमारे दोनों साथी ज्वाइन किए हुए हैं, पॉलिटिक्स की नब्ज पर हाथ पर जो है वो पूरा उसको देख रहे हैं। जनाब सबसे पहले सही फटाफट से ये बताइएगा, पिछले कई दिनों से क्योंकि 1 साल 5 अगस्त को पूरा होना है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, सरकारी तकरीबें होनी है, लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला का ये बयान और एक नहीं ताबड़तोड़ 4-5 चीजें एक के बाद एक, बीजेपी पर हमला करना, मरकजी हुकूमत को निशाना बनाना, और उससे कबल डॉक्टर उमर अब्दुल्ला के 2-3 बयानात, कैसे देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस पूरी पॉलिटिक्स को आप? देखिए गौहर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का जो एक बयान था उसके बाद लोगों ने अगरचे तनकीद भी किया था उमर को कि स्टेटहुड में वो यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मगर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट और फारूक अब्दुल्ला ने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो मरकजी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि 5 अगस्त आने को है। उम्मीद लोगों को थी कि कोई ना कोई फैसला आ सकता है स्टेटहुड के हवाले से या
बाकी जो मामलात है कुछ नहीं हुआ। और इस बीच में देखिए 90 से लेकर अभी तक की बात करें तो पंटू के हवाले से तो काफी ज्यादा बातें हो रही है। अब मरकजी सरकार के इल्जामात या लोगों के इल्जामात, वहां पंडित जो लोग हैं उनके इल्जामात, इस पे तो खुल के कई बात हुई नहीं है। इल्जाम तराशी हो रही कि किन्होंने इनको यहां से निकाला, क्या रीजन रही, क्या कुछ ग्राउंड दिया गया था, इस पे बात हो रही थी। अभी फारूक अब्दुल्ला ने जैसे एक बड़ी बात कही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और जो रिटायर्ड जज है वो उनकी एक आपको रोक रहा हूं यहाँ पर सईद रूफ फारूकी, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक साल पूरा होने जा रहा है, उससे पहले बयानबाजियां काफी ज्यादा तेज हुई है और फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया है। एक तो कश्मीरी पंडितों को लेकर है कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए से इन्वेस्टिगेट करवाया जाए कि सन 90 में क्या कुछ हुआ और किन लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, एक व्हाइट पेपर लाया जाए। और फिर आगे वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से दो हिस्सों में स्टेट को बांटा, मेन स्ट्रीम को सेक्शनिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट बताया, वो दरअसल कहानी कुछ अलग थी और ये एक हिडन एजेंडा था जिसे बीजेपी ने पूरा किया है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो बयानबाजी है, इट इज फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस। वो खुद ही जो कह रहे हैं उसको वो कंट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। उनका ये कहना कि कश्मीरी पंडितों को गवर्नर जगमोहन ने भगाया था, क्या गवर्नर जगमोहन को जादूगर थे कि जिस दिन वो कुर्सी ली उसी रात को उन्होंने तमाम वहां से कश्मीरी पॉपुलेशन को बोला कि आप भाग जाए? ये कैसी बात करते हैं? उससे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे हालात वहां पे पैदा किए और खुद जब हालात बिगड़ गए, वो कहते हैं ना जब रोम वाज बर्निंग, सेम हालात है, जब कश्मीर वाज बर्निंग ही लेफ्ट टू प्ले गोल्फ इन लंदन। तो किस प्रकार से आप कह रहे हैं व्हाइट पेपर तो होना चाहिए, हम तो बहुत देर से कह रहे हैं व्हाइट पेपर होना चाहिए, लेकिन व्हाइट पेपर में आएगा क्या? व्हाइट पेपर में तो इनकी करतूतें सामने आएंगी। और जहां तक बात है, ये कह रहे हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, देखिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जब सॉफ्ट सेक्रेटरिज्म को प्रमोट करें तो वो फिर दो नावों में जो है, दो कश्तियों में पांव लेकर चलते थे, खाते थे हिंदुस्तान का, गुन गाते थे पाकिस्तान का, और फिर कहते हैं कि एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो सिर्फ एक था, वो था कश्मीर को बचाना, कश्मीर को अलग नहीं होने देना। इनका जो एक किस्म इनका एजेंडा था कि कश्मीर की दोबारा एक बाइफरकेशन की जाए ऑन टू नेशन थ्योरी, जिस प्रकार फ्रॉम ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट दे वर ट्राइंग टू कन्वर्ट कश्मीर इनटू ए इस्लामिक स्टेट। दैट इज व्हाट वाज चैलेंज, दैट इज व्हाट वाज बरिंग। इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो ये बताइएगा, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और सारी जमातें इसी एजेंडे को थी कि वो इसको बनाना चाहती थी, एक मुस्लिम स्टेट से एक अलग स्टेट? तो फिर फारूक अब्दुल्ला साहब और उनकी जमात पर तो बड़े संगीन इल्जामात हैं, फिर वो बाहर कैसे हैं जनाब? देखिए, बाहर तो इसलिए हैं कि उन्होंने अपने आप को कहा है कि हम जो है भारत के साथ हैं, लेकिन भारत के साथ होने के बावजूद भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इनके कहने में दुगलापन है, ये कहते कुछ और है, इनका मतलब कुछ और होता है, बयानबाजी करते हैं लोगों को भड़काने के लिए। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि मैं बहुत जिम्मेवार हूं, ये इल्जाम लगाते हैं वाजपेयी साहब के ऊपर असद मजदूर को छोड़ने का जी, लेकिन इस वक्त इनकी क्या जिम्मेवारी बनी थी? इन्होंने क्या किया? देखिए, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नेहरू के साथ डिफरेंसेस थे, उन्होंने काबीना से रिजाइन कर दिया। इन्होंने क्या किया? इनको तो कुर्सी वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द नेशन। ही वाज ऑलवेज पावर हंग्री एंड ही इज स्टिल पावर हंग्री, ही इज लुकिंग फॉर पावर इवन टुडे। तो ब्रिगेड साहब ये भी बताइएगा, कहा जा रहा है कि एक साल तो पूरा हो रहा है, नौकरियां कहां पर हैं जी, तरक्की कहां पर है, जिसका आप कह रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला और सभी मेन स्ट्रीम जमातें जो है उन्होंने ताला लगाया है, वो सारा पैसा घर को ले रहे हैं, तो अब क्यों नहीं हो पा रहा है? एक साल तो हो गया। हो रहा है। देखिए, ये चीजें कोई जादू की चिड़ी नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएंगी, धीरे धीरे हो रही हैं। लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स कितने हैं, कितनी सड़कें, जो पुल जो पहले टूटे पड़े थे उनको बनाया गया, उनका कोई जिक्र नहीं करता है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत कितने प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उनका कोई जिक्र नहीं करता है। देखिए, ये सारी चीजें अब जमीन पर जाइए और देखिए क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, गांव में क्या तरक्की हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें बनी है, ये सब हुआ है। बेशक बिग टिकट प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं, उसका कारण है, आप खुद जानते हैं, कोविड। अगर कोविड ना होती, यहाँ पर इन्वेस्टर्स मीट होती, लोग आते, पैसा डालते,
इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट ने पहले से जमीन अलग कर रखी है। सब कुछ होना है, नौकरियों का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 10,000 नौकरियों का पहले निकल चुकी है, अभी 900 डॉक्टरों की पोस्ट निकली है। इस प्रकार प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। पहली बारी जम्मू कश्मीर के बजट में केंद्र सरकार ने नौकरियों के लिए अलग से प्रावधान किया है, अलग से पैसा डाला गया बजट के अंदर। तो क्या किस बात की बात कर रहे हैं, ये नहीं है। हाँ, ये कहते हैं दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई है। दहशतगर्दी कैसे खत्म हो सकती है जब तक कि जो लोग दहशतगर्दी को पैट्रोनाइज करते थे उसको पैट्रोनाइज करना बंद ना करें। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, दहशतगर्दी तभी खत्म होगी जब टेरर सपोर्ट नेटवर्क जो है वो कश्मीर से हटेगा, वो खत्म होगा। और वो तभी खत्म होगा जब जो अपने आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहते हैं, जो कि 8% 10% वोट लेके मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए बनना सीख गए थे, वो उनको सपोर्ट करना बंद कर दे। तो सवाल वही बनता है ना, देखिए अगर इतने ज्यादा अप्रहेंशन है कि मेन स्ट्रीम जमातें जी इतना ज्यादा सॉफ्ट स्टैंड लेते हुए लेकिन एक सेपरेटिज्म को प्रमोट करते हैं, ये तो फिर नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। बिल्कुल है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? डेमोक्रेसी है ना, यही तो डेमोक्रेसी का फायदा उठा रहे हैं। यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी सिर्फ चंद लोगों के लिए, बाकी अगर आवाज उठाते हैं उनकी आवाज काटी जाती है, उनकी जुबानें बंद की जाती है। तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और सब लोगों के लिए ऐसा क्यों? किसी की जबान बंद नहीं की गई है, सबकी जबान चल रही है। महबूबा मुफ्ती की जबान कितनी चल रही है, रोज उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती क्या क्या लिख रही है। इल्तिजा मुफ्ती क्या है? शी इज नॉट इवन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। पर जिस प्रकार का जहर वो उगल रही है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। जनाब, ये तो बीजेपी का रेस्पॉन्स था जो काफी इंपॉर्टेंट था फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट पर, क्योंकि सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बातें जरा और भी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट